हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। साथियों, आप जानते हैं मैं आपकी जनरल स्टडीज का अध्ययन करा रहा हूं। तो जनरल स्टडीज में अभी हम लोगों ने मैराथन सीरीज शुरू किया हुआ है। आज इसका चौथा क्लास है। साथियों, ये वीडियो नियमित तौर पर शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को प्राप्त होती है, जिसमें ये सारे क्वेश्चन जो शामिल किए गए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। साथियों, आप जानते हैं इन क्वेश्चन को डिस्कस करते वक्त जो इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट डाटा होता है उनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं, जिनको अगर आप लिखेंगे तो आपका बहुत समय जाएगा और नहीं लिखेंगे तो आप सब भूल जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को ये कहने पर ये ग्रुप बना हुआ है। इस ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस पे करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। साथियों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है। देखिए यहाँ पर ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अतिरिक्त उनकी संख्या को धीरे धीरे करके हम बढ़ाएंगे और एक सलाह आप लोगों से ये चाहिए कि क्या आप चाहते हैं कि जो क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो एक स्पेसिफिक टॉपिक से, यानी जैसे जियोग्राफी के ही सारे क्वेश्चन या इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी के अलग अलग, या फिर मिक्स चाहिए, तो आप अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से दीजिए। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप बहुत लंबी क्लासेस की उम्मीद ना करें, जो ना तो आपके लिए बेहतर है और ना ही मेरे लिए पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम 1 घंटे से अधिक की क्लास हम प्रयास करेंगे कि ना दिया जाए, जिससे कि चूंकि आपका सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, आप अपने सब्जेक्ट पर भी समय दे पाए। तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प है। पहला है रायपुर, गुवाहाटी, शिलांग और रांची। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका बी, गुवाहाटी। ठीक है, तो गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा शहर है, परंतु राजधानी इसकी क्या है? अगर हम बात करें असम की, तो असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक है, और यह जो है एक बड़ा शहर है। गुवाहाटी पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा व तेजी से बढ़ता महानगर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? देखिए यहाँ पर सिक्किम है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका डी, यानी मेघालय। ठीक है, मेघालय की भूटान से सीमा नहीं लगती है। अगर हम बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम जो है नेपाल व भूटान से सीमा बनाता है। ठीक है, अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से सीमा बनाता है। अगर हम बात करें असम की, तो असम की सीमा जो है भूटान व बांग्लादेश से मिलती जुलती है। साथियों, आप जानते हैं किसी भी एग्जाम में अगर सक्सेस चाहिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए इस समय सबसे बेस्ट माध्यम है आपके लिए आपका विश्वसनीय ऐप टेस्ट बुक। जी हाँ, टेस्ट बुक पर एक बेहतरीन ऑफर आया हुआ है पैसा वसूल सेल के नाम से, जिसमें आप 28 से 31 दिन जो है दिसंबर तक ये ऑफर चलेगा। अभी इस समय ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो पर एक ऑफर चल रहा है, 263 रुपये में मात्र ये आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ऊपर से अगर आप हमारा कोड लगा देंगे GIC12 तो आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो अगर आप इस ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो इस जो है लिंक मैंने इसका दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रैंकर्स हैं जिन्होंने लगातार जो है प्रैक्टिस किया और यहाँ पर फर्स्ट रैंक प्राप्त किया। इन्होंने भी लगातार प्रैक्टिस करते रहे। तो यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और यह एक बेस्ट माध्यम हो सकता है आप सबके लिए। तो ऑफर का लाभ उठाने के लिए लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के इसको डाउनलोड करें। धन्यवाद। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से कौन समुद्री सीमा बनाता है मालदीव के साथ भारत की, यानी भारत के साथ मालदीव की सीमा कौन बनाता है? तो ग्रेट चैनल, कोको चैनल, 8 डिग्री चैनल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना भैया सही विकल्प आप देखें तो ये है भैया 8 डिग्री चैनल। साथियों, आप जानते हैं क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है 8 डिग्री चैनल। भारत व मालदीव की समुद्री सीमा 8 डिग्री चैनल बनाता है। ठीक है, लक्षद्वीप एवं निकाय के बीच की अगर हम बात करें तो वो जो है 9 डिग्री चैनल उसे बोला जाता है। ठीक है, छोटा अंडमान व निकोबार द्वीप के बीच में जो है जो चैनल है उसे ग्रैंड चैनल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें लघु अंडमान व दक्षिण अंडमान के बीच तो 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री चैनल उसे बोला जाता है। सुमात्रा व दक्षिण अंडमान के बीच को डंकन पास बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए भैया सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पर यह है बीच और ये है अवस्थिति। ठीक है, आपको बताना भाई कौन सा बीच की अवस्थिति कहाँ पर है। तो ये कूट दिया हुआ है, कूट के माध्यम से आपको इसको सही सुमेलित करना है। तो जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका डी। जी हाँ, 2 3 4 1। क्या है? 2 3 4 1। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है भैया आपका 2। ठीक है, कोलवा बीच कहाँ? गोवा में। उसके बाद अगर हम बात करें मांगरोल तो ये है गुजरात। ठीक है, अगर हम बात करें कन्नूर जो है यहाँ पर है ये केरल में, और बकहाली ये है आपका पश्चिम बंगाल में। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कोलवा बीच गोवा में हो गया, मांगरोल बीच कहाँ पर हो गया भैया? गुजरात में, कन्नूर बीच केरल में, और उसके बाद बकहाली बीच कहाँ पर?
पश्चिम बंगाल में, तो ये आपकी अवस्थिति हो गई। इसी तरीके से भैया क्वेश्चन बन जाएगा सुमेलित करने में। और एक देख रहे हैं एक तरीके से एक क्वेश्चन के साथ आपके 4 क्वेश्चन तैयार हुए। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला देखो, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? कार्डमम पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, नल्लामाला पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। साथियों आप जानते हैं क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है आपका डी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। ये क्वेश्चन देखो, डोडा बेटा चोटी नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। कितनी है? 2637, 2637 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो अगर हम बात करें तो अनाईमुडी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी चुका है, जिसको मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं। अनाईमुडी जिसकी लंबाई कितनी है? 2695। और अनाईमुडी पहाड़ी जो है उसके बाद पश्चिमी घाट पर स्थित है, तो ये दूसरे नंबर की पहाड़ी नीलगिरी हो जाती है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखो भैया, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है? आपको बताना भैया किसका? मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति का, शनि का। तो आपको यहाँ पर देखें सही विकल्प है भैया डी, यानी शनि का, ठीक है। शनि यानी सैटर्न, ठीक है। पृथ्वी के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। शनि के सबसे अधिक लगभग 146, कितने? 146 प्राकृतिक उपग्रह हैं। इनमें टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। अगर हम बात करें पहले का, तो पहला है गैनीमीड जो कि बृहस्पति का है, ठीक है। उसके बाद शनि की सबसे खास विशेषता है कि इसके चारों ओर पाए जाने वाले वलय, वलय यानी रिंग्स, ठीक है, इसकी सबसे खास विशेषता है। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखें, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है कौन? चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, मंगल। भाई देखो सही विकल्प है आपका सी। तो यहाँ पर है बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है, ठीक है। इसके वायुमंडल में मुख्य रूप से मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन, एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, उपर्युक्त में से किसी से नहीं। तो आपको बताना भैया सही विकल्प है आपका यहाँ पर पहला, यानी सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से एक खगोलीय इकाई संबंधित इसी से होती है, ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, धार्मिक राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भैया जो सही विकल्प है वो है आपका सी, यानी धार्मिक राज्य की स्थापना करना। यह जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है, ठीक है मित्र। नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना नहीं है, बल्कि इनका उद्देश्य ये और ये तीनों है। इनका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना व कल्याणकारी राज्य बनाना। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक संविधान को विशिष्ट बनाते हैं, ठीक है, इसमें वर्णित है। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन एक नीति निर्देशक तत्व है? तो समान कानूनी संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता। तो आपको बताना भैया सही विकल्प है आपका ये पहला वाला, ठीक है, समान कानूनी संहिता। तो ये देखें अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ठीक है। ये जो है नीति निर्देशक तत्व है। अगर हम बात करें प्रेस की स्वतंत्रता, ये भैया है अनुच्छेद 19(1) का, ठीक है, के अंतर्गत आता है। धर्म की स्वतंत्रता ये भी जो है 25 से 28 के बीच, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है। और विधि के समक्ष समानता जो है अगर हम बात करें तो यह भी अनुच्छेद 14 जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की प्रस्तावना। तो भाई बताना है सही विकल्प है आपका सी, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 51 भाग 4 राज्य के अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्याय संगत संबंधों को बढ़ावा देने हेतु निर्देशित करता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा मध्यस्थता द्वारा करने का भी उल्लेख है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते भाई अगला क्वेश्चन, जीवों के उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया किसने? मिलर, डार्विन, खुराना, ओपेरिन,
आपको बताना भैया सही विकल्प है आपका डी। ठीक है, किसने किया था? ओपेरिन ने। जीवों की उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा ओपेरिन ने सन 1923 में प्रस्तुत की थी। ठीक है, मिलर ने प्रयोग द्वारा इसको सिद्ध किया था। अगर हम बात करें डार्विन का, तो डार्विन प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों की उत्पत्ति का मत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर फिरामोन्स पाए जाते हैं कीटों में, सांपों में, पक्षियों में, चमगादड़ों में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए पहला विकल्प आपका सही है, किसमें? कीटों में। इंपॉर्टेंट देखो कितनी बार पूछा गया। तो फिरामोन्स कीटों द्वारा उत्सर्जित ऐसे गंधयुक्त और वाष्पशील हाइड्रोकार्बन होते हैं जिससे उसी जाति के अन्य सदस्यों की क्रियाओं या आचरण में परिवर्तन होता है। कुछ कीट मैथुन हेतु संगम साथी को आकर्षित करने के लिए फिरामोन्स मुक्त करते हैं। कुछ कीट अपने साथियों को संकट या भोजन स्रोत की सूचना देने हेतु जिरेलियान नामक फिरामोन्स मुक्त करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है सदैव, देखो 7, 7 से कम, 7 से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना भैया सही विकल्प है आपका सी। ठीक है, 7 से अधिक। पीएच मूल्य एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच का मान 0 से 14 के बीच होता है। सामान्यतः जिन विलयनों का पीएच मान 7 होता है उन्हें जो है उदासीन विलयन कहा जाता है। 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, नाभिक के आकार की कोटि निम्नलिखित होती है। यहाँ पर देखिए, ये देखो आपको दिया गया है 4 विकल्प, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना पहला आपका सही विकल्प है। ठीक है, तो नाभिक अत्यंत सूक्ष्म आकार का होता है और परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। ठीक है, तो यह धनावेशित होता है तथा नाभिक में परमाणु का लगभग समस्त द्रव्य केंद्रित होता है। नाभिक के अस्तित्व और उनके गुणों का पता लगाने का श्रेय विख्यात वैज्ञानिक रदरफोर्ड को जाता है। और नाभिक के आकार की कोट क्या होता है? ये पहला वाला। ठीक है, तो ये आपका सही विकल्प है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि यह छोटे कणों से बना होता है। प्रकाश का वेग अधिक होता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है। प्रकाश अपने चारों ओर से परावर्तित होता है। देखो यहाँ पर भैया सही विकल्प है आपका सी। ठीक है, क्या? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है जिस कारण इसका विवर्तन बहुत कम होता है जिसे हमारी आँख नहीं देख सकती। इसलिए प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखो, हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं प्रकीर्णन द्वारा, परावर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा, विवर्तन द्वारा। बताओ भैया सही विकल्प क्या है आपका? यहाँ पर सही विकल्प है आपका बी, परावर्तन द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा भाई, देखने को मिल सकता है आपको। दिन में कमरे में सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं आने पर भी कमरे में रोशनी दिखाई देती है। इसका मुख्य कारण जो है कमरे में प्रकाश का विसरित परावर्तन है। ठीक है, प्रमुख अगर हम बात करें प्रकाश का विसरित परावर्तन धरातल या किसी सतह के खुरदरे होने के कारण होता है। जब किसी खुरदरे धरातल या सतह पर प्रकाश किरणें गिरती हैं तो वे विभिन्न दिशाओं में परावर्तित होकर फैल जाती हैं जिससे सतह के पास के कमरे में भी प्रकाश किरणें आने से कमरे में प्रकाश आ जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में कथन आपको बताना भैया। कुतुब मीनार सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित था। मीनार बिजली गिरने के कारण 1369 ईस्वी में क्षतिग्रस्त हो गया था। केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। देखो भैया सही बताना है आपको, सही विकल्प है आपका सी, एक व दो दोनों। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में शुरू करवाया था और इसे इल्तुतमिश ने 1230-32 ईस्वी में पूरा करवाया था। तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय 1368-69 ईस्वी में बिजली गिरने के कारण चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल के साथ साथ 5वीं मंजिल का भी निर्माण कार्य करवाया था। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की? गयासुद्दीन मोहम्मद, अलाउद्दीन मोहम्मद, शहाबुद्दीन मोहम्मद, ताजुद्दीन एल्दुज।
आपको बताना भैया सही विकल्प है आपका ये गयासुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, गयासुद्दीन मोहम्मद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की। ऐबक ने 1206 ईस्वी में से 1210 ईस्वी तक शासन किया। उसने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में और कुतुब मीनार दिल्ली में तथा 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद अजमेर का निर्माण करवाया। ठीक है, ऐबक को उनकी उदारता एवं दानी प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श यानी लाखों का दानी कहा गया है। इतिहासकार मिन्हजा ने उन्हें हामिद द्वितीय का संज्ञा दी है। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा। अब भाई इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस, आप कृपया वीडियोज को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर दिया करें भाई। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उनके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? आपको बताना भैया माधव स्वरूप वत्स, HD संकालिया, BH वाकड़कर, BN मिश्रा। तो बताओ सही विकल्प क्या है आपका? सही विकल्प है आपका C। देखो मित्र, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से एक सुझाव जो डिमांड है कि आप लोग ये बताएं कि आपको जो ये मैराथन की सीरीज है क्या विषयवार चाहिए या फिर जो है मिक्स्ड जिस तरीके से चल रहा है ये। तो यहाँ पर देखिए मित्र, जो है जो सही विकल्प है आपका क्या है? C है, BS वाकड़कर। ठीक है, वर्ष 1957 ईस्वी में पुरातत्वविद VS वाकड़कर ने विश्व प्रसिद्ध भीमबेटका के शैल चित्रों को खोजा था। यहाँ से संपूर्ण प्रागैतिहासिक काल के मानव आवास के साक्ष्य मिले। यहाँ से प्राप्त लगभग 700 गुफा आश्रयों में से 475 में शैल चित्रे देखे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ चित्रों का निर्माण उच्च पूर्व पाषाण काल में प्रारंभ हुआ, लेकिन सर्वाधिक संख्या में मध्य पाषाण काल के चित्र मिलते हैं। भारत के भीमबेटका शिलाश्रय से ही सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका के अतिरिक्त मिर्जापुर, पंचमढ़ी और सुंदरगढ़ से भी शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन कौन गया था? देखो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है भैया, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है उनमें से एक अजीमुल्लाह खान, तात्या टोपे, उमर पाशा और रंगो बापू जी। देखिए यहाँ पर सही विकल्प है भैया ये अजीमुल्लाह खान, पहला विकल्प सही है। ठीक है, बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन अजीमुल्लाह खान गए थे। अजीमुल्लाह खान नाना साहब के प्रधान सलाहकार थे। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन, बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? तो भैया साहब, बाबा साहब, दादा साहब, नाना साहब, कौन साहब रहा बताओ? आपको भैया बताओ, डी विकल्प यहाँ पर सही है। ठीक है, नाना साहब। नाना साहब का जन्म 1824 ईस्वी में बेड़ू ग्राम में हुआ था। 1827 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय ने उन्हें गोद ले लिया। पेंशन रोके जाने के बाद उन्होंने तात्या टोपे के साथ 1857 में बगावत की थी। ठीक है, आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये है नीचे दिए गए का सही मिलान करना है। आपको बताना भैया, देखो यहाँ पर ये सूची 1 है, सूची 2 है। ये वंश है गायकवाड़ वंश, होलकर वंश, सिंधिया वंश। तो आपको बताना इनका संबंध किसका किनसे है। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प कूट के माध्यम से बताना है। तो यहाँ पर जो सही है वो है पहला वाला। ठीक है, तो अगर इस तरीके से देखें यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पहला गायकवाड़ जो है ये बड़ौदा से है। ठीक है, और दूसरा ये होलकर जो है इंदौर, ये बहुत प्रसिद्ध है। सिंधिया की अगर हम बात करें तो ये है भैया ग्वालियर, आप जानते हैं जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। उसके बाद भोसले ये नागपुर। तो ये आपका सही सुमेलित हो जाएगा। यहाँ पर गायकवाड़ कहाँ हो गए? बड़ौदा के। होलकर कहाँ के हो गए? इंदौर के। सिंधिया कहाँ के हो गए? ग्वालियर के। भोसले कहाँ के हो गए? नागपुर के। ठीक है, सिंधिया इस तरीके से आपका ये यहाँ पर सही होता है। आगे बढ़ो भैया अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? 4 हैं यहाँ पर। तो इसमें अभी क्वेश्चन को ये रिसेंटली हम लोगों ने फिर सॉल्व किया हुआ था। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका डी। ठीक है, तो हापुड़ सबसे छोटा जिला है। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन देखिए, वहाँ पर बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर जो वन्य जीव संरक्षण का एक सघन प्रयास है, भारत में कब प्रारंभ किया गया? 1963, 1967, 1973, 1977। तो यहाँ पर देखें बाघ परियोजना जो कि
इसका जो सही विकल्प है वो है 1973 में। बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर जो वन्य संरक्षण का एक प्रयास है जिसे भारत ने सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया। इसे इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य उद्देश्य रॉयल बंगाल टाइगर को विलुप्त होने से बचाना था। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने पहले मंगलयान का नाम MOM रखा, जिससे तात्पर्य क्या था मंगलयान का, बताना है आपको। MOM का क्या तात्पर्य था? मंगल ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मॉड्यूल, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगल ऑर्बिटर मिशन। तो भैया बताओ सही विकल्प है आपका यहाँ पर मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, तो ये मॉम का मतलब मार्स ऑर्बिटर मिशन। प्रक्षेपण इसका 5 नवंबर 2013 को भारत के मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बना। पहले ही प्रयास में सफलता पाने वाला दुनिया का पहला देश बना। ठीक है, मिशन मंगल, इस पर मूवी भी बनी है भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। कौन कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है? डॉपलर प्रभाव द्वारा, रडार द्वारा, सोनार द्वारा, पल्सर द्वारा। भाई बताओ सही विकल्प है आपका ये पहला वाला, डॉपलर प्रभाव द्वारा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से डॉपलर प्रभाव से ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए डॉपलर कर्व का प्रयोग किया जाता है। डॉपलर शिफ्ट उपग्रह को ट्रैक करने की एक तकनीक है जिसमें उपग्रह एवं भेजने वाले केंद्र के मध्य जो संपर्क को विनियमित किया जाता है। यह कर्व समय एवं आवृत्ति के मध्य बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। ये है निम्न में से कौन भारत का देश में निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज है? आकाश, तेजस, विक्रांत, अर्जुन। भाई बताओ सही विकल्प है आपका बी, यहाँ पर तेजस। ठीक है, भारत में निर्मित तेजस चौथी पीढ़ी का सुपरसोनिक और हल्का लड़ाऊ विमान है। तेजस जो है देशज तकनीक से विकसित यह है और इसका नामकरण अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। प्रथम उड़ान 4 जनवरी 2001 को और वायुसेना को ये सौंपा गया जुलाई 2015 में। भारत ने मलेशिया को 18 LCA तेजस बेचने का प्रस्ताव किया है। ठीक है, तेजस के अगर हम प्रकार की बात करें तो तेजस ट्रेनर, LCA नेवी, LCA तेजस नेवी, MK2, ठीक है, LCA तेजस MK1A। और अगर हम बात करें वर्तमान में रक्षा मंत्री साहब तो राजनाथ सिंह हैं, आप सब जानते हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकाले गए हैं। कहाँ से? देखो, सराय नाहरराय से, दमदमा से, महदहा से, लंगनाज से। ठीक है, आपको बताना भाई सही विकल्प है ये दमदमा से, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद, हमारे जनपद में दमदमा नामक मध्य पाषाणिक पुरास्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। 1982 से 1987 ईस्वी तक यहाँ उत्खनन के फलस्वरूप 41 मानव शवाधान मिले, जिनमें से 35 कब्रों में एकल शवाधान, 5 कब्र में 2-2 मानव शवाधान तथा 1 कब्र में एक साथ 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल है मेहरगढ़, लहुरा देव, चिरांद, टी नरसीपुर। भाई बताओ सही विकल्प है आपका बी, यहाँ पर लहुरा देव। ठीक है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित लहुरा देव, जो कि बखीरा झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि वाला स्थल है। यहाँ से चावल की कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक है, जिसकी कालावधि की अगर हम बात करें, समय यानी कालावधि की, तो 8000 से 9000 ईसा पूर्व है। लहुरा देव से गोलाकार फर्श, स्तंभ गर्त व चूल्हों का भी प्रमाण मिला है भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई। देखो भाई, यहाँ पर हम लोगों ने 30 से अधिक क्वेश्चन को शामिल किया और धीरे धीरे क्वेश्चन की हम लोग संख्या को बढ़ाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिए, आपके लिए 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चूँकि आपका सब्जेक्ट भी है, तो इतने क्वेश्चन को धीरे धीरे करके हम लोग शामिल करेंगे जिसको आप देखें और जितना आपके लिए उचित है। बाकी आप अपने सब्जेक्ट को देखते रहिए। देखिए, यहाँ पर योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई है 8वीं योजना में, 10वीं योजना में, 9वीं योजना में, 7वीं योजना में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सही विकल्प है आपका भैया बी, सही विकल्प है आपका बी। ये क्या है? 10वीं योजना में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है,
तो इस तरीके से इसका जो सही विकल्प है ये 10वीं योजना है और इसकी सारणी दे दी जा चुकी है आपको। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो 1947, 1949, 1950, 1951 में। तो आपको बताना भैया सही विकल्प। सही विकल्प है क्या? 1950 में। ठीक है। योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी जिसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया। इसका मुख्य कार्य केंद्र की पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना तथा राज्यों की वार्षिक योजनाओं के संबंध में सलाह देना। ठीक है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है 2004-5, 2021-22, 2011-12, 2017-18। तो भैया बताओ सही विकल्प। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा भैया। तो ये जो है आपका सही विकल्प है 2011-12। मुझे उम्मीद है कि किसी न किसी एग्जाम में हो सकता है देखने को मिल जाए। भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 2011-12 है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जी हाँ, CSO ने वर्ष 2015 में आधार वर्ष 2004-5 को संशोधित कर 2011-12 कर दिया था। राष्ट्रीय आय की गणना पहले स्थिर कीमत और चाल कीमत के आधार पर की जाती है, परंतु वर्ष 2011 से केवल चालू कीमत वर्ष पर की जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, करों की उगाही से प्राप्त धन जो है आपको बताना है। करों की उगाही से प्राप्त धन जाता है किसमें? समेकित कोष में, आकस्मिक कोष में, सार्वजनिक लेखा में, निजी लेखा में। भैया बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है ए, समेकित कोष में। ठीक है। तो समेकित कोष भारत सरकार का वह कोष है जिसमें सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियां, सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिल्स और वसूले गए राशि आदि को शामिल किया जाता है। सभी प्रकार के करों की उगाही से प्राप्त धन को समेकित कोष में ही दिया जाता है और संसद से अनुमति प्राप्त किए बगैर कोष से राशि का आहरण नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सा संस्थान करता है? तो RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, NSSO राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन, ISI यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो आपको बताना भैया सही विकल्प। सही विकल्प ये देखो, ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तो उसके परिप्रेक्ष्य में जो सही विकल्प है वो है आपका यहाँ पर B, CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है। ध्यान समझिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा किया जाता था, जिसकी स्थापना जो है 2 मई 1951 को की गई थी। यद्यपि इसका प्रारंभ 1949 में सांख्यिकी इकाई के रूप में किया गया था। ठीक है। लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, ठीक है, NSO द्वारा किया जाता है। अब ये क्वेश्चन अगर बनेगा तो आपको NSO आंसर देना होगा। ठीक है भैया। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, ये है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थित है कहाँ? करनाल में, आनंद में, नई दिल्ली में, भोपाल में। तो इसका जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका यहाँ पर B, जी हाँ, आनंद में, यानी आनंद में है। ठीक है। तो आनंद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय आनंद, जो कि गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की अगर हम बात करें तो यह स्थापना हुआ था 1965 ईस्वी में। वर्तमान में मीनेश शाह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यकारी निदेशक हैं। ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूचियों में दिए गए कूट से सही उत्तर। ये फसल है भैया, ये फसल की प्रजाति है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए कूट दिया हुआ है, ये फसलें हैं। ठीक है। और इनकी प्रजातियाँ ये है। अब कूट के माध्यम से आपको सही विकल्प बताने हैं मित्र। तो सही विकल्प जो है वो है आपका B। ठीक है। कौन? 1 4 2 3। तो यहाँ पर देखें 1 4 2 3। तो यहाँ पर देखें 1, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर ये आपका 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद ये 3 हो जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो जो है अगर हम प्रमुख फसलों की बात करें तो फसल में धान की जो प्रजातियाँ हैं जैसे रत्ना, जया, पद्मा, अमन, बोरो, पूसा, सुगंधा, ये सब धान की प्रजातियां हैं। ठीक है। ये सब लिखा हुआ PDF ग्रुप में आपको PDF भेज दिया जाएगा, परेशान ना होइए। ठीक है। गेहूं की अगर हम बात करें तो गेहूं की कल्याण, सोना, सोनालिका आदि हैं। अलसी की बात करें हिमानी, मुक्ता, नीलम, जवाहर, 17, ये सब हैं। ठीक है। अगर हम मटर की बात करें तो मटर जो है भैया ये रचना, ठीक है, अपर्णा, सपना, उत्तर, पूसा, प्रगति आदि हैं। ठीक है। अगर हम बात करें मंसूर का तो मल्लिका, प्रिया, गरिमा, पूसा, वैभव आदि ये सब हैं। और उसके बाद सरसों की बात करें तो सरसों भैया आपका गिरिराज, पीताम्बरी, वरुण, दिव्या, 33, ये सब जो है आपके
प्रजातियां। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखें, नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की पहली महिला जिलाधिकारी कौन बनी, यानी डीएम कौन बनी। देखिए यहाँ पर उभी कुमारी, रश्मि कुमारी, प्रोफेसर उमा कांजी लाल, शांति श्री। देखो भैया सही विकल्प है प्रोफेसर उमा कांजी लाल। प्रोफेसर उमा कांजी लाल गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की पहली महिला जिलाधिकारी बनी। प्रोफेसर उमा कांजी लाल इग्नू की पहली महिला कुलपति भी रही है। क्वेश्चन बन गया भाई, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनकी नियुक्ति कुलपति के रूप में 5 वर्ष के लिए की गई थी। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1984 ईस्वी में आईआईटी कानपुर में रिसर्च असिस्टेंट के रूप में की थी। वर्ष 2003 में इग्नू में पुस्तकालय एवं सूचना विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला। इसके बाद उन्होंने कई शैक्षणिक एवं प्रशासनिक पदों पर कार्य किया। यहाँ पर भैया आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, ठीक है, के नए चेयरमैन कौन बने। शशिधर जगदीशन, अजय सेठ, आदित्य पुरी, सरोज अवस्थी। देखो भाई सही विकल्प है आपका बी, अजय सेठ। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने 24 जुलाई 2025 को अजय सेठ को इरडई का अध्यक्ष नियुक्त किया। अजय सेठ पूर्व वित्त एवं आर्थिक मामलों के सचिव रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए की गई है, यानी जो भी पहले होगा, यानी 3 वर्ष पहले या फिर 65 साल की उम्र पहले हो जाएगी, तो उतने दिन के लिए क्या, वे कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। जून 2025 में वे 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर आर्थिक मामलों के सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो ये क्वेश्चन भाई बनते हैं इस तरीके से। अगला बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो, केंद्र सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन AIM का नया मिशन निदेशक किसे नियुक्त किया गया। राकेश वाघला, रमेश उपाध्याय, दीपक वाघला, जो है राजन परिहार। तो भाई बताओ सही विकल्प है आपका सी, ठीक है, दीपक वाघला। ठीक है, दीपक वाघला को अटल इनोवेशन मिशन AIM का नया मिशन निदेशक नियुक्त किया गया। ये इससे पहले इन्वेस्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक तथा CEO के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन AIM नीति आयोग के अंतर्गत एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और स्टार्टअप को समर्थन देना है। इनका लक्ष्य छात्रों एवं उभरते उद्यमियों में जिज्ञासा, रचनात्मक और समस्या समाधान कौशल विकसित करना है। ठीक है, AIM की शुरुआत की बात करें तो 2016 में की गई। वर्ष 2024 में AIM 2.0 लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत निर्वाचन आयोग ECI, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार के स्वीप आइकॉन के रूप में किन 2 कलाकारों को नियुक्त किया गया। अक्षय कुमार और विजय प्रकाश, नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा, विनीत नारायण और निरहुआ और प्रकाश झा। तो बताओ भाई सही विकल्प क्या है। 2, ये वाला आपका नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश। भाई देखो आपको मैं इंसिस्ट करूंगा कि जितने क्वेश्चन आपके सही हुआ करें उनको आप जरूर लिखा करें। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग ने नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बिहार के स्वीप आइकॉन का नियुक्त किया। ठीक है, अभी बिहार में चुनाव था तो उसमें, तो स्वीप का पूर्ण रूप अगर हम बात करें तो सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ठीक है, इसका उद्देश्य मतदाता साक्षरता और भागीदारी को बढ़ावा देना। इससे पहले 2023 में मैथिली लोक गायिका जो मैथिली ठाकुर को स्वीप आइकॉन नियुक्त किया गया था, जो अब इस बार विधायक बन गई हैं भैया। ठीक है, अगर हम बात करें नीतू चंद्रा की, तो नीतू चंद्रा पटना की मूल निवासी हैं। हिंदी, दक्षिण भारतीय भाषाओं एवं हॉलीवुड फिल्मों में कार्य कर चुकी हैं। वे प्रशिक्षित मार्शल आर्टिस्ट, शास्त्रीय नृत्यांगना और खिलाड़ी भी हैं। अगर हम बात करें क्रांति झा की, क्रांति प्रकाश झा, तो भागलपुर के मूल निवासी हैं। वाटला हाउस, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी और सम्राट पृथ्वीराज जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो आपको बताना भाई सही विकल्प राष्ट्रीय डॉक्टर के तलवार, डॉक्टर के सुरेश चंद्र शर्मा, ठीक है, अभिजात सेठ, सुरेश गंगाधर। तो भाई बताओ सही विकल्प है आपका सी, अभिजात सेठ। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभिजात सेठ को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC का अध्यक्ष नियुक्त किया। द हिंदू के अनुसार यह जानकारी 14 जुलाई 2025 को सामने आई। वे सुरेश गंगाधर का स्थान लेंगे। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी। कंचन चौधरी, सोनाली मिश्रा, रश्मि शुक्ला, ईदा शीशा नोकरोंग। आपको बताना भैया सही विकल्प हम सब जानते हैं, ये है सोनाली मिश्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ठीक है, कि पहली महिला CEO MD कौन बनी। प्रिया नागर, फाल्गुनी नायर,
कादम्बनी गांगुली और हेमावती सेन। तो भाई देखो, चूंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार हो चुके हैं, तो यहाँ पर देखो इसका जो सही विकल्प है प्रिया नागर है। ठीक है। HUL के 92 वर्षों के इतिहास में पहली बार किसी महिला को CEO MD बनाया गया। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने? राजीव गुप्ता, अजय कुमार, रमेश अवस्थी, संजोग गुप्ता। तो भैया बताओ सही विकल्प कौन है? डी, संजोग गुप्ता। ICC ने 7 जुलाई 2025 को संजोग गुप्ता को नया CEO नियुक्त किया। संजोग गुप्ता ने करियर की शुरुआत पत्रकार के रूप में की थी। वर्ष 2010 में वो स्टार इंडिया से जुड़े। उन्होंने डिज्नी स्टार जो है इंडिया में हेड ऑफ स्पोर्ट्स सहित कई प्रमुख भूमिकाएं निभाई। ICC अध्यक्ष जयशाह के अनुसार वे क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर विस्तार देने में अहम भूमिका निभाएंगे। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, यह है आज का अंतिम क्वेश्चन। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के चेयरमैन कौन है जिनका कार्यकाल 30 जून 2026 तक बढ़ाया गया है? तो यहाँ पर देखो, राजीव सिंह, रवि अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, राकेश आहूजा। भाई बताओ सही विकल्प है आपका यहाँ पर बी। ठीक है। तो ये रवि अग्रवाल आपका सही। केंद्र सरकार ने रवि अग्रवाल का कार्यकाल CBDT अध्यक्ष के रूप में 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया है। CBDT वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। आयकर, कारपोरेट टैक्स एवं अन्य प्रत्यक्ष करों की नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है यहाँ पर 46 क्वेश्चंस देखे। उम्मीद करते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन आप पहले ही सही कर चुके होंगे और अच्छा सीख रहे होंगे। अब इससे अधिक भी क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाई जाएगी, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास आपके लिए हानिकारक होगी। इस बात का आप विशेष ध्यान दें, तो उसी के अंतर्गत रखने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप जरूर कर दिया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।